आज अपन पढ़ेंगे जो मेथड्स इन बायोलॉजी अपन ने शुरू किया उसका सेकंड पार्ट, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। अपन पहले पार्ट में अपन ने पढ़ा सेंट्रीफ्यूगेशन, आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, टाइप क्या है, कब किस कंडीशन में अपन कौन सी इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, और किस मॉलिक्यूल के लिए, किस बायोमॉलिक्यूल के लिए कौन सी प्रोटीन अपन कौन सी जेल अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अपन यूज करेंगे। तो ये सारा आज अपन इस वाले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है भाई? सबसे पहले कि सेपरेशन ऑफ चार्ज बायोमोलिकुल, जिन मोलिकुल पे चार्ज होता है उनको अपन सेपरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से, जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए। इनको सैम्पल मोलिकुल्स आर अलाउड टू पास थ्रू जेल मैट्रिक्स एक्सट्रीमली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो अपन बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं उससे जो भी बायोमोलिकुल होगा वो सेपरेट हो जाएगा। जैसे इस तरफ कैथोड है, इस तरफ एनोड है, कैथोड माइनस एंड प्लस है, तो जो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो कैथोड से एनोड की तरफ आ जाएगा। अब जो ये मॉलिक्यूल माइग्रेट कर रहा है, इधर से इधर आ रहा है बायोमोलिक्यूल, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है V बराबर EQ/F। ई क्या होता है? एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें लगाया कैथोड एनोड पे जो लगाया अपन ने, वो हो गया E। क्यू क्या है? चार्ज ऑफ बायोमोलिक्यूल, जो बायोमोलिक्यूल पर चार्ज है। और F क्या? फ्रैक्शनल फोर्स है। ठीक है, तो ऑल न्यूक्लिक एसिड आर यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज। जो न्यूक्लिक एसिड है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। STS पे यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज ऑन प्रोटीन। तो अगर अपन को F फ्रैक्शनल फोर्स निकालना तो क्या फॉर्मूला? F समान होगा तो F इक्वल्स टू ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 6πNR। F प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज क्या है? मोलिकुलर वेट और कन्फर्मेशन। तो अपने पास जैसे फॉर एग्जांपल अपन चीज़ समझते हैं। ठीक है, एक ये चीज़ देख लेते हैं कि द स्पीड ऑफ पार्टिकल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज एंड पार्टिकल साइज। जो पार्टिकल की मूवमेंट जो है, स्पीड जो है पार्टिकल मूवमेंट की, वो डिपेंड करेगी अप्लाइड वोल्टेज पे, जो वोल्टेज अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड उसको दे रखा है, एंड पार्टिकल की साइज पे। तो पार्टिकल की साइज से ही अपन एक चीज़ चेक करते हैं। अपने पास डीएनए का सैंपल है, दो मोलिकुलर है, एक 10 kb का और दूसरा भी 10 kb का, लेकिन एक सर्कुलर है और एक रॉड शेप्ड है। ठीक है, क्योंकि वो साइज पे डिपेंड करेगा। तो ये सर्कुलर है और ये रॉड शेप है, तो ये इसको जल्दी क्रॉस करेगा। क्यों? क्योंकि साइज ये से बी वाला ईजिली जाएगा, पर ये वाला सर्कुलर इसलिए से थोड़ा सा कम ये धीरे जाएगा उसमें। ठीक है, सबसे पहले टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में अपन पढ़ते हैं पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? तो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस को अपन पढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जैसे एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, आर्जिनिन, जितने भी अमीनो एसिड है, इनको सेपरेशन के लिए अपन पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, जिसमें ये एनोड है, ये कैथोड है। तो ये सैंपल बीच में अपन ने दोनों साइड बफर भरा हुआ है, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, और दोनों साइड बफर भरा है, बीच में सैंपल अपन ने ऐड किया इसमें। तो जो एसिडिक होगा वो प्लस की साइड आ जाएगा, जो न्यूट्रल होगा बीच में चला जाएगा, जो बेसिक होगा वो कैथोड की साइड आ जाएगा। इस तरह से पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस न्यूक्लिक एसिड ये अमीनो एसिड के उसके लिए करते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और ये इंपॉर्टेंट टेक्निक भी है, जनरली लैब्स में ये यूज होती है। तो इसमें पहला जो है पेज है, दूसरा है एगारोथ जेल है। पेज पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि स्मॉल साइज मोलिकुलर के सेपरेशन के लिए होता है, जैसे कि प्रोटीन स्मॉल साइज मोलिकुलर, तो इसके लिए अपन पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, पेज बोलते हैं इसे। और ये एगारोथ जेल है। एगारोथ जेल जो है वो लार्ज साइज मोलिकुलर के लिए होता है, जैसे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, लार्ज साइज प्रोटीन, जो डीएनए आरएनए के सेपरेशन के लिए एगारोथ जेल करते हैं अपन। पॉली एक्रिलामाइड जेल जो है इसको अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो है वो, और इसके बारे में एक चीज़ और है कि पेज जेल जो है वो टफ होता है एगारोथ जेल से। ठीक है, एक्रिलेमाइड जो लीनियर चैन इसमें अपन को दिख रही है ये एक्रिलेमाइड की है, और जो क्रॉस लिंक्स चैन है ये भी एक्रिलेमाइड की है। और अमोनियम पर सल्फेट जो होता है पेज में इनिशिएटर होता है, ये भी अपन को ऐड करना होता है। TEMAD कैटेलिस्ट होता है। ये सारे आपको ध्यान रखना, क्योंकि CSIR में डायरेक्ट कुछ भी हो सकता है कि जो पेज है उसका इनिशिएटर क्या है, पेज है उसका कैटेलिस्ट क्या होता है, क्रॉस लिंक्स और लीनियर जो लाइन है वो किसकी, इनके लीनियर लाइन है वो कौन सी एक्रिलेमाइड की है, क्रॉस लिंक्स है वो भी एक्रिलेमाइड का है। ठीक है, ये सारा अपन को ध्यान रखना। जैसे जो अपन पेज कर रहे हैं तो ये कैथोड है, ये एनोड है, तो जो भी सेपरेशन है इसमें जो प्रोटीन जिस नेचर में होगी, जिस फॉर्म में होती है, उसी फॉर्म में प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं। जो नेगेटिव प्रोटीन होगी वो एनोड की तरफ चली जाएगी, जो पॉजिटिव होगी वो वापस से मतलब जो वो मतलब जैसे जैसे जो नेगेटिव प्रोटीन होगी वो धीरे धीरे जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो उस तरफ चली पॉजिटिव की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, और
आप इसको जिस प्रोटीन जिस नेचर में है उसी में अपन इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन के सेपरेशन के लिए अपन ने पढ़ा पेज, ठीक है, पॉलीक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब अपन दूसरा देख रहे हैं एचटीएस, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। सोडियम डोडिसाइल सल्फेट जो है ये एनायनिक डिटर्जेंट 1.4 ग्राम फॉर एचटीएस फॉर पर ग्राम प्रोटीन। अपन को एचटीएस कितना चाहिए होता है 1.4 ग्राम पर ग्राम प्रोटीन के लिए। अबाउट 1 एचटीएस मोलिकुलर फॉर एवरी 2 अमीनो एसिड फोल्डेड एचटीएच रोड शेप डीनेचर ओरिजिनल चार्ज इन प्रोटीन इज रिप्लेस्ड बाय नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले एचटीएस में क्या करेंगे कि जो ओरिजिनल चार्ज जो भी होगा प्रोटीन का उसको अपन नेगेटिव में कन्वर्ट कर नेगेटिव में रिप्लेस करेंगे। देन नाउ ऑल प्रोटीन आर सिमिलरली चार्ज, सब प्रोटीन पे सिमिलर चार्ज हो गया। देन वो अब जो सेपरेशन होगा वो मास के बेसिस पे होगा। यहाँ पे किसके बेस पे हो रहा था, यहाँ पे जो हो रहा था क्या बोलते हैं कि प्रोटीन की साइज के बेस पे हो रहा था या जिस नेचर में उस बेस पे हो रहा था, लेकिन यहाँ पे मास के बेसिस पे होगा। जिसका मास ज़्यादा होगा वो नीचे जाएगा, जिसका मास कम होगा वो ऊपर रहेगा, ठीक है। ये एचटीएस पेज हो गया सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। सोडियम डोडिसाइल सल्फेट में क्या किया है इन शॉर्ट अगर अपन देखें तो कि भाई उसका प्रोटीन का जो भी चार्ज है उसको नेगेटिव कर देंगे, जो रिप्लेस कर देंगे जो भी चार्ज है उसको नेगेटिव चार्ज से, और देन उसको मास के बेसिस पे सेपरेशन कर देंगे। तो अपन को पता लग जाएगा जिसका मास ज़्यादा होगा वो नीचे आ जाएगा, जिसका मास कम होगा ऊपर रहेगा। अब एचटीएस पेज जो होता है वो अंडर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग कंडीशन दोनों के अंदर होता है। एचटीएस पेज अगर रिड्यूसिंग कंडीशन की बात करें तो क्या होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जिससे अपन उसमें ऐड कर सकते हैं बीटा मरकैप्टो इथेनॉल और डाइथायो थ्रेटेल डीटीटी। तो ये क्या होता है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। जो प्रोटीन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करेंगे तो ये रिड्यूसिंग कंडीशन होगा। नॉन रिड्यूसिंग कंडीशन में क्या होता है कि नेचर ऑफ इंटरेक्शन नॉन कोवलेंट और कोवलेंट बॉन्ड बाय कंपेयरिंग इट विद एचटीएस पेज अंडर रिड्यूसिंग कंडीशन, इसमें कुछ ऐसा अपन नहीं ऐड करते, ठीक है। तो अब अपन एक एग्जांपल से अपन को इस चीज़ को समझते हैं। ओलिगोमेरिक प्रोटीन कंप्लेंट डाटा विद परमिशन क्रोमेटोग्राम, ये देखते हैं अपना प्रोटीन। अपने पास कोई एक्स प्रोटीन है, उसका मोलिकुलर वेट है 100 किलो डाल्टन। जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी अपन ने करी उसमें, ठीक है। एचटीएस पेज मतलब अपन ने किया तो क्या हुआ, एक तो अपन यहाँ पे जो डाल रहे हैं सैंपल ऐड कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं अपन बीटा मरकैप्टो इथेनॉल ऐड कर रहे हैं क्योंकि रिड्यूसिंग कंडीशन अपन को यहाँ पे क्रिएट करनी है। और एक पेज अपन एक सैंपल यहाँ ऐड कर रहे हैं उसमें अपन ने बीटा मरकैप्टो इथेनॉल ऐड नहीं किया, मतलब नॉन रिड्यूसिंग कंडीशन है। तो अपन क्या देखते हैं, जहाँ पे बीटा मरकैप्टो इथेनॉल हुआ अपने पास 100 किलो डाल्टन का ही एक मोलिकुल था, ठीक है, प्रोटीन था। लेकिन अपन ने क्या देखा, जहाँ पे एचटीएस पेज में बीटा मरकैप्टो इथेनॉल अपन ने ऐड किया वहाँ पे अपने पास दो बैंड है, एक 50 किलो डाल्टन का और एक 25 किलो डाल्टन का। और जहाँ पे एचटीएस पेज ऐड किया वहाँ पे सिर्फ 50 किलो डाल्टन का ही हुआ। मतलब इसके जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं हुई है इस वाले के, और इसके हो गए, ठीक है। तो इससे इसमें यहाँ अपन को एक बैंड मिला, एक बैंड मतलब 100 किलो डाल्टन का था, 50 का मिला तो अपने पास दो हो गए, मतलब 2 50 के 2 हो गए। बट अगर अपन एचटीएस ये इसमें बीटा मरकैप्टो इथेनॉल ऐड किया तो 50 किलो डाल्टन का एक मिला, 25 किलो डाल्टन के 3 मिले। तो ओलिगोमेरिक स्टेटस क्या है, 3 सब यूनिट मिली 50 किलो डाल्टन 25 की, और इसमें 2 सब यूनिट मिली 50 किलो डाल्टन की। नेचर ऑफ इंट्रैक्शन स्मॉल सब यूनिट जॉइंट बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, इससे हमें ओलिगोमेरिक स्टेटस और टाइप ऑफ इंट्रैक्शन भी बता सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रिक फॉक्सिंग की, ये एक तीसरी टेक्निक है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ प्रोटीन इज बेस्ड ऑन देयर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब पीआई, ठीक है। पीआई क्या है, इज पीएच वेयर चार्ज ऑन मॉलिक्यूल इज जीरो। वो पीएच जहाँ पे मॉलिक्यूल का चार्ज जीरो हो जाएगा उसे अपन पीआई बोलेंगे, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आईसी पेज 5% लार्ज साइज कोड। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे अपने पास जो मास है प्रोटीन का, जैसे 25 किलो डाल्टन 50 किलो डाल्टन 25 किलो डाल्टन, तो इसके पीआई भी अलग अलग है, 4 पीआई है, 7 है, 9 है। तो इससे अपन क्या करेंगे कि जहाँ पे पीएच ग्रेडियंट इज मेंटेड बाई, अब ये सैंपल अपन ने सारे लोड किए इसमें, ठीक है। इधर एनोड इधर के थोड़े एबीसी सैंपल ऐड करती है। तो पीएच ग्रेडियंट इज मेंटेड बाई पॉली एम्फोलाइट्स आई इफ मास डू नॉट प्ले एनी रोल। तो अब इसमें इफ एड एबीसी बाई कैथोड देन सबसे ज़्यादा सेपरेशन एक का होगा, क्योंकि कैथोड पर लो पीआई वाले का सबसे ज़्यादा सेपरेशन होता है। तो एनोड से कैथोड की तरफ अपन को सेपरेशन करना है तो सबसे आगे मूव कौन करेगा, ए वाला करेगा। क्यों, क्योंकि इसका पीआई सबसे कम है, दैट्स वाई। ये फिर बी का होगा, फिर सी का होगा, ठीक है। इस तरीके से जिसका पीआई कम होगा वो जल्दी सेपरेट करेगा। अब अपन ने देखा पीआई के बेस पे, जिसका पीआई कम है वो जल्दी सेपरेट करेगा, जिसका ज़्यादा है वो कम करेगा एनोड से कैथोड की ओर, ठीक है। ये अपन ने एक कंक्लूजन यहाँ पे निकाला आइसो इलेक्ट्रिक फॉक्सिंग पीआई के बेस पे, ठीक है। बट अपने पास कोई कंडीशन ऐसी हो जाए जिसका पीआई 2 का सेम हो तो क्या करेंगे, जैसे मोलिकुलर वेट है ABCD अपने पास सैंपल है, उसका पीआई देखा 5 9 5 9, तो 5 5 सेम हो गए। तो अगर ये दोनों एक साथ थोड़े सेपरेट होंगे तो इसके लिए भी, इस प्रॉब्लम के लिए अपन क्या करते हैं 2D पेज करते हैं। 2D पेज
2D पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 2 डायमेंशनल मतलब एक आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग चार्ज भी होता है और एक STS पेज मास के बेस पे और चार्ज के बेस पे सेपरेट होता है। ये अपन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। ये कंप्लीट प्रोफाइलिंग इज पॉसिबल, तो इसमें कंप्लीट जो प्रोटीन का सेपरेशन है वो हो जाता है। जैसे फॉर एक क्वेश्चन से अपन चीज़ को समझते हैं कि अपने पास PQRS एक प्रोटीन है जिसके अंदर अपन ने ये अलग अलग सैंपल अपने पास, तो मास के बेस पे 100 किलो डाल्टन है, किसी का 100 है, 1 का 50 है, 1 का 50 है, ऐसे करके अपने सैंपल है। इसके बेस एसिडिक लार्ज साइज है, बेसिक लार्ज साइज जिसके ऊपर प्लस चार्ज है वो बेसिक लार्ज साइज है, फिर बेसिक स्मॉल साइज है, एसिडिक स्मॉल साइज है। ये सब अपन ने मास और इसके बेस पे निकाल लिया, तो ये इस तरीके से अपन को सेपरेट हो जाएगा। ये चार्ज है इधर से इधर जा रहा है और ये मास है ऊपर से नीचे जा रहा है, तो जिसका जो जिस बेस पे होगा वो सेपरेट होकर ये अपन को मिल जाएगा। अगला अपन देखते हैं, अगला इलेक्ट्रोफोरेसिस एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसके लिए करते हैं, DNA RNA के लिए। ये आपको लैब में जो प्रोटियोमिक्स या जो इस पे काम कर रहा है, प्रोटियोमिक्स पे या इस पे जेनेटिक पे काम कर रहा है, उसके लिए एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मोस्ट है, मतलब जनरली लैब में यही ज़्यादा यूज होता है। प्रोटीन के लिए अलग होता है पेज और ये इस एगारोजेल होता है। तो मेजरली प्रोटीन आर लेसर देन 100 किलो 100 पेज। अगर अपने पास 1 KB DNA फ्रेगमेंट है तो 1000 बेस पेयर हो गए। 1 KB DNA में 1000 × 660 डाल्टन का DNA होता है, तो 66,000, तो 660 किलो डाल्टन होगा। मोस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर ओवर 1000 किलो डाल्टन, दैट्स वाई वी मस्ट यूज जेल विथ लार्ज पोर साइज। अपन को मतलब इसकी मैं कह रहा हूँ कि एगारोजेल की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भाई एगारोजेल की साइज़ जो है, ये इसके DNA RNA की साइज़ जो है वो ज़्यादा होती है भाई। 1000 बेस पेयर होते हैं, 660 किलो डाल्टन का DNA होता है, तो अगर अपन निकालेंगे तो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। और लार्ज पोर साइज कंसनट्रेशन समानुपाती 1/4 पोर साइज सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे देखो, वेरी लार्ज जीनोम DNA क्रोमोसोम प्लस फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑर्थोगोनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस स्मॉल साइज न्यूक्लिक एसिड लेसर देन 1000 बेस पेयर, वी यूज पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अगर अपने पास 1000 के नीचे बेस पेयर है तो पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, और अगर अपने पास 1000 से ज़्यादा है तो देन फिर अपन प्लस फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। ये क्या करेगा, वेरी लार्ज जीनोम DNA क्रोमोसोम्स के लिए ये करते हैं अपन, ठीक है। मान लो लार्ज साइज है जीनोमिक DNA की, तो क्या करेंगे, जीनोमिक DNA यहाँ पे अपन ने ऐड किया, देन एगारोजेल रन किया, तो 5 मिनट में क्या करेंगे, ये किस बेसिस पे काम करता है, 2 चीज़ पे काम करता है कि अपन क्या करेंगे, इसके चार्ज हम बदलते रहेंगे, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो कैथोड को कभी इधर लगाएंगे, नोड कभी इधर लगाएंगे, तो इससे क्या होगा कि DNA आगे पीछे मूव करेगा और सेपरेट हो जाएगा। तो 5-5 मिनट के बाद इलेक्ट्रोड की डायरेक्शन अपन चेंज कर दो, जिससे DNA आगे पीछे जाएगा, जिससे प्रॉपर DNA का सेपरेशन हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक डायग्रामेटिकली ये चीज़ दिखाता हूँ, देखो इस तरीके से। और ठीक है, फिर ये एक है ऑर्थोगोनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वेरी लार्ज जीनोमिक DNA सेपरेशन। ऑर्थोगोनल के मतलब हर एक कॉर्नर पे चार्ज जुड़ा होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस, तो जिसकी वजह से जिगजैग मैनर में DNA का सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। कई टाइप है इसके। और अब अपन बात करते हैं FACS फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। फ्लो साइटोमेट्री, फ्लोरेसेंट लेबल होता है साइबर ग्रीन फ्लोरेसेंट लेबल होता है। इट बाइंड्स टू डबल स्टैंडर्ड DNA एंड सोज फ्लोरेसेंस अनसिंक्रोनाइज्ड कल्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। G1 S G2M। G1 जो है लो फ्लोरेसेंस शो करता है, S जो है इंटरमीडिएट फ्लोरेसेंस शो करता है, और G2M जो है वो हाई फ्लोरेसेंस शो करता है। ये किस तरीके से FACS काम करता है, तो इसके लिए अपन को एक पूरा डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर रखा है। ये सेटिंग फील्ड है, ये फ्लो सेल असेंबली, यहाँ पे अनसिंक्रोनाइज्ड सेल कल्चर है, साइबर ग्रीन फ्लोरेसेंट लेबल। ये जब सैंपल इधर जाएगा तो यूवी लाइट यहाँ पे आएगी, यूवी लाइट से यहीं पे डिटेक्टर है, वो डिटेक्टर मॉनिटर करेगा। कंप्यूटर सेटअप पूरा लगा हुआ है, ठीक है। ये डिटेक्टर 2 है इधर इस तरफ से। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरीके से अप्लाई होगा तो G1 S G2M में सेपरेट हो जाएगा। जो लो फ्लोरेसेंस होगा वो G1 में आ जाएगा, जिस पर इंटरमीडिएट होगा वो S में चला जाएगा, और G2M पे हाई फ्लोरेसेंस चला जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब जो ये इन सब चीज़ों के बाद अपने पास कई बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अपने पास जो CSIR में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं CSIR DBT में, वो इस तरीके से आते हैं कि अपन को ये दे देगा, उसमें पूछेगा कि G1 S G2M कौन है, ए क्या है, B क्या है, C क्या है, तो ये अपन को पूछेगा। तो नंबर ऑफ सेल्स और फ्लोरेसेंस, जिसका फ्लोरेसेंस ज़्यादा है वो G2M है, जिसका फ्लोरेसेंस इंटरमीडिएट है वो S है, जिसका फ्लोरेसेंस सबसे कम है वो G1 है। अपन को फ्लोरेसेंस पकड़ना, फ्लोरेसेंस कहाँ पे दे रखा है, ठीक है। G1 का फ्लोरेसेंस नंबर ऑफ सेल्स 50 है, S की 30 है, G2M की 40 है, टोटल
120 सेल्स अपने पास यहाँ पे है। और अब अपन देखते हैं यहाँ पे ये वाला फ्लोरेसेंस, ये वाला इसका एक सेकंड क्वेश्चन भी इसमें दे रखा। तो फ्लोरेसेंस इधर दे रखा, इधर नहीं दे रखा। ऐसा नहीं कि फ्लोरेसेंस हमेशा नीचे होगा, फ्लोरेसेंस इधर दे रखा। जिसका सबसे ज़्यादा फ्लोरेसेंस है वो क्या है, G2M है। जिसका मीडियम है वो S, जिसका कम है वो S, ठीक है। इस तरीके से है। और ये कुछ वैसे दे रखे हैं, आप ये सब देख लेना अगर आपको कभी हो सकता है कि पढ़ना पड़े। जो टी हेल्पर सेल है वो CD4 के साथ एंटीबॉडी बनाती है, मतलब बेस के साथ बाइंड करती है। TC सेल है वो CD8 के साथ वो करती है। प्रो टी सेल जो है वो CD4 CD8 दोनों के साथ करती है। मैक्रोफेज, तो ये सब है ना। और अगर ये सेपरेट होंगे FACS से, अगर अपन इन चारों सेल्स को सेपरेट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से सेपरेट होंगे, वो कहाँ पे जाएंगे। तो जिधर फ्लोरेसेंस सबसे ज़्यादा है वहाँ पे T4CD48 है। और ये जिसमें टेक्सास रेड इसमें कम है, ठीक है। इसमें ज़्यादा है, प्रोटी सेल्स में टेक्सास रेड ज़्यादा और फ्लोरेसेंस भी ज़्यादा है। इसमें टेक्सास रेड ज़्यादा है बट फ्लोरेसेंस कम है, TCCD8 होगा। और ये मैक्रोफेज है जिसमें फ्लोरेसेंस भी कम और टेक्सास रेड भी कम। इस तरीके से सेपरेट हो गए। डायरेक्ट अगर कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो डायरेक्ट आएगा कि इस तरीके से अपन को दे देगा और उसमें पूछेगा कि ये यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा। तो वो अपन को थोड़ा सा देखना है इसको, ठीक है। ये एपोप्टिक सेल, नेक्रोटिक सेल्स, सोमेटिक नॉर्मल सेल, अर्ली एपोप्टिक सेल्स। और ये कुछ अगर इसका अपन FACS करें तो ये अपने पास 4 सेल है, तो वो कैसे सेपरेट होंगे। तो वो यहाँ पे प्रोपाइडियम आयोडाइड और टेक्सास रेड इस तरीके से। नेक्रोटिक सेल यहाँ आएगा, नॉर्मल सेल यहाँ आएगा, यहाँ पे एपोप्टिक सेल आएगा और यहाँ पे अर्ली एपोप्टिक सेल्स भी यहाँ पे आएगा, दोनों यहाँ पे आएंगे, ठीक है। इस तरीके से तो ये अपना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या अपन बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो कंप्लीट हुआ। इलेक्ट्रोफोरेसिस में अपन ने क्या पढ़ा ये मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में अपन ने क्या पढ़ा कि जो भी है इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, किस पे डिपेंड करता है। और इसको अपन ने फॉर एग्जांपल सारा देखा। फिर टाइप देखे, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी 2 देखे अपन ने, पॉलीएक्रिलामाइड और एगारोज, ठीक है। STS पेज, ये सारा अपन ने देखा। इसमें आइसो इलेक्ट्रिक फॉक्सिंग देखी, ठीक है। इसके सबके एग्जांपल और क्वेश्चन भी अपने साथ में सोल्व किए, कैसे DVT में और CSIR में आते हैं। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देखी अपन ने, प्लस फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी देखी। और क्यों करते ये भी अपन ने हर चीज़ में देखा है कि अगली टेक्निक पे अपन क्यों पहुँचे। ऑर्थोगोनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी अपन ने देखी है इसमें, ठीक है। और फिर देखिए अपने FACS फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग सेल्स भी देखिए। और इसके जनरली ये वाले क्वेश्चन आपको CSIR में कई बार दिख जाएंगे, ठीक है। और ये सारा करने के बाद अपनी इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट हो गई। आज अपन ने मेथड्स इन बायोलॉजी का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, जिसमें कि अपन ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अपन ने कवर कर ली। नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।